जहां बादशाह की हुकूमत, उसके जुल्म और उसकी सत्ता को मजबूत करने के लिए की गई क्रूर नीतियों का जिक्र होगा। जालिम बादशाह का अंजाम। तख्त का मालिक। सूरज ढलते ही महल के विशाल दरबार में जलते हुए मशालों की रोशनी बिखर गई। सोने और कीमती पत्थरों से जड़ा यह दरबार किसी ख्वाब की तरह चमक रहा था, लेकिन इसकी दीवारों ने अनगिनत साजिशों, लहू और चीखों को भी देखा था। सिंहासन पर बैठा बादशाह अपनी भारी आवाज में फरमान सुना रहा था। हमारी सल्तनत में हमारा हुक्म ही कानून है। जो इस हुकूमत के खिलाफ जाएगा, उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। उसकी नजरें दरबार में झुकी हुई गर्दनों पर घूमीं। सब खामोश थे, कोई भी बादशाह के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहता था। यह बादशाह कोई आम हुक्मरान नहीं था। वह अपनी ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर था। उसने तख्त संभालते ही अपने सगे भाइयों को मरवा दिया था, ताकि कोई उसकी बादशाहत को चुनौती न दे सके। जो भी हमारे तख्त को छीनने की कोशिश करेगा, उसकी जगह सिर्फ कब्र में होगी, उसने ऐलान किया था। बादशाह की कई रानियां थीं, मगर कोई भी उससे सच्चा प्यार नहीं करती थी, बल्कि उससे डरती थीं। हर रानी जानती थी कि अगर उसका बेटा बड़ा हुआ, तो या तो वह तख्त के लिए लड़ेगा, या फिर बादशाह उसे खुद मरवा देगा। इसलिए हर रानी अपने बेटे को छुपाने की कोशिश में रहती। मगर मैं अपने बेटे को नहीं मरने दूंगी, एक रानी ने खुद से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर खामोशी थी। बादशाह को किसी पर भरोसा नहीं था। उसने अपनी फौज को मजबूत करने के लिए हर साल हजारों नए सिपाही भर्ती किए। हमारी सल्तनत की ताकत हमारी तलवारें हैं, वह कहता था। उसकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास की सल्तनतें भी कांपती थीं। लेकिन जितनी मजबूत उसकी सल्तनत थी, उतना ही बड़ा उसका डर था, डर कि कहीं उसका अपना कोई उसे धोखा न दे दे। एक दिन बादशाह के कानों तक एक खबर पहुंची। एक रानी का बेटा तख्त के लिए खतरा बन सकता है। बस फिर क्या था, उसने बिना सोचे समझे हुक्म दे दिया। उसे इसी वक्त खत्म कर दो। उस एक कत्ल के बाद बादशाह का शक और बढ़ गया। उसने एक के बाद एक अपनी हर रानी के बेटों को मरवाना शुरू कर दिया। महल में मातम था, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता था। बादशाह का खौफ इतना बढ़ चुका था कि उसके खिलाफ बोलने वाला भी मौत की सजा पाता। तख्त हमारा है और रहेगा, बादशाह गरजता था। लेकिन एक रानी थी, जो बादशाह की सबसे पसंदीदा थी। बादशाह उसे सबसे ज्यादा चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। इस रानी ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक चाल चली। मुझे अपने बेटे को छुपाना होगा, नहीं तो वह भी मर जाएगा, उसने सोचा। रानी ने एक बूढ़े फकीर की मदद ली, जो कभी खुद एक बादशाह हुआ करता था। यह फकीर कोई और नहीं, बल्कि मौजूदा बादशाह का सबसे बड़ा दुश्मन था। रानी हर रात चोरी छुपे में पास छोड़कर आती। यह बच्चा इस सल्तनत का असली वारिस है, फकीर ने कहा, और एक दिन यह अपने बाप के जुल्म का बदला लेगा। शाह को शक हुआ। बादशाह को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसकी सबसे प्यारी रानी उससे कुछ छुपा रही है। तू हर रात कहाँ जाती है? बादशाह ने एक दिन उससे पूछा। रानी ने घबराते हुए कहा, मैं बस महल के बाग में टहलने जाती हूँ। मगर बादशाह को इस जवाब पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अपने खुफिया जासूसों को उसके पीछे लगा दिया। बादशाह ने फैसला किया कि अब कोई और धोखा नहीं खाएगा। उसने ऐलान किया, अब से कोई भी बेटा जिंदा नहीं बचेगा। महल में मौत का साया फिर से मंडराने लगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि एक बेटा उसकी आंखों से छुपाकर पाला जा रहा था, और वही एक दिन उसके तख्त का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। फकीर उसे तैयार करता है, और बादशाह को धीरे धीरे साजिश की भनक लगती है। बादशाह को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसके महल में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। वहीं दूसरी ओर, रानी का गुप्त बेटा फकीर की देखरेख में बड़ा हो रहा था, और उसका मकसद साफ था, अपने जालिम बाप के तख्त को गिराना। रानी अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुकी थी। उसे पता था कि बादशाह को शक हो गया है। वह अब अपने बेटे से कम मिलने जाती, और जब भी जाती, तो सिपाहियों को गुमराह करने के लिए नए नए बहाने बनाती। फकीर ने उसे समझाया, अब वक्त आ रहा है, जब तुम्हारा बेटा बादशाह का सबसे बड़ा दर बनेगा। उसे अब तलवार चलाने, राजनीति और जंग की बारीकियां सीखनी होंगी।
गुप्त वारिस अब जवान हो चुका था। उसने फ़कीर से हर वह हुनर सीख लिया था जो एक सच्चे शासक को सीखना चाहिए। अगर तुझे तख्त हासिल करना है तो पहले अपने बाप की तरह बेदर्द बनना सीख। फ़कीर ने उसे यह सिखाने की कोशिश की कि ताकत के बिना सल्तनत नहीं संभाली जा सकती। महल में बढ़ती साजिशों से तंग आकर बादशाह ने ऐलान किया, अब से कोई भी मेरी आज्ञा के बिना महल से बाहर नहीं जाएगा। रानी के लिए यह एक नया संकट था। अब वह अपने बेटे से मिलने कैसे जाएगी? रानी ने अपनी सबसे वफादार दासी को अपने बेटे के पास भेजा। दासी ने फ़कीर को संदेश दिया, रानी अब महल से बाहर नहीं निकल सकती। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। फ़कीर मुस्कुराया। यह वक्त की निशानी है कि साजिश अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। महल के कुछ वजीर, जो बादशाह के जुल्म से तंग आ चुके थे, अब धीरे धीरे रानी के पक्ष में आने लगे थे। अब यह साफ था कि बादशाह की सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। फ़कीर ने अपने पुराने वफादारों को इकट्ठा किया। वे लोग थे जो कभी बादशाह के जुल्म का शिकार हुए थे। अब हमारे लिए वक्त आ चुका है, फ़कीर ने कहा। हमारी आखिरी चाल यही होगी कि हम अंदर से महल को खोखला कर दें। बादशाह अब और भी शक्की हो गया था। उसने रानी के हर कदम पर नजर रखने के लिए अपने खास जासूस लगा दिए। एक रात, जब रानी अपने कक्ष में थी, एक गुप्त सिपाही ने बादशाह को खबर दी, रानी का बर्ताव कुछ अलग है। मुझे लगता है कि वह कुछ छुपा रही है। बादशाह ने फैसला किया कि वह रानी का पीछा खुद करेगा। अगर वह मुझे धोखा दे रही है, तो इसे मैं खुद देखूंगा, बादशाह ने सोचा। उसने रानी को एक रात चोरी छुपे महल से बाहर जाते हुए देख लिया। अब उसके गुस्से की कोई हद नहीं थी। रानी जैसे ही वापस महल आई, बादशाह ने उसे पकड़वा लिया। तू कहाँ जाती है हर रात? बादशाह ने गरजते हुए पूछा। वह जानती थी कि अगर उसने सच बताया, तो उसके बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी बीच, फ़कीर और उसके लोग अपनी आखिरी योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने तय किया कि अब वे खुली बगावत करेंगे। अब बहुत हुआ, फ़कीर ने कहा। अब इस जालिम बादशाह का तख्त ज़मीं पर गिरने ही वाला है। बादशाह का पतन और तख्त की नई सुबह। अब कहानी अपने आखिरी दौर में थी। बादशाह के शक और क्रूरता ने उसे और भी अकेला कर दिया था, जबकि फ़कीर, रानी और गुप्त वारिस अपनी अंतिम चाल चलने को तैयार थे। बादशाह के सवालों के जवाब में रानी अब भी खामोश थी। अगर तूने सच नहीं बताया, तो मैं तुझे मौत की सजा दूंगा, बादशाह गरजा। रानी ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा गुस्सा है, और यही तुम्हें खत्म करेगा। बादशाह और भड़क गया। उसने हुक्म दिया कि रानी को महल के सबसे अंधेरे और ठंडे काल कोठरी में डाल दिया जाए। रानी की गिरफ्तारी की खबर महल के हर कोने में आग की तरह फैल गई। फ़कीर को यह सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हुई। अब वक्त आ चुका है, अब हमला होगा, उसने अपने सिपाहियों से कहा। महल के भीतर मौजूद गुप्त समर्थकों ने रात को गुप्त वारिस के लिए रास्ता खोल दिया। महल के भीतर घुसते ही फ़कीर के सिपाहियों और बादशाह के सैनिकों के बीच जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया। गुप्त वारिस ने तलवार उठाई और पहली बार महल की गलियों में अपने ही पिता के खिलाफ जंग लड़ी। अब तेरा वक्त खत्म हो चुका है, जालिम बादशाह, उसने चिल्लाते हुए कहा। लड़ाई के बीच, बादशाह को अंततः सच्चाई का पता चला। मेरी ही सबसे प्यारी रानी ने मेरे खिलाफ साजिश रची, और मेरा ही खून, मेरा बेटा, अब मुझे मारने आया है। अब उसे एहसास हुआ कि जो भी जुल्म उसने किए, उसका अंजाम अब उसके सामने था। गुप्त वारिस के सिपाहियों ने कालकोठरी के दरवाजे तोड़े और रानी को आजाद कर दिया। जैसे ही वह बाहर आई, उसका बेटा उसके सामने खड़ा था, एक बहादुर योद्धा की तरह। तूने मेरा बेटा छुपाकर पाल लिया, और मुझे खबर भी न होने दी, बादशाह ने गुस्से से कहा। रानी मुस्कुराई और बोली, जिसने इतने मासूम बच्चों को मरवाया, क्या उसे यह हक है कि वह बाप कहलाए? महल में फ़कीर के सिपाहियों का राज था। बादशाह को घसीटकर सिंहासन से उतार दिया गया। अब तेरा अंजाम वही होगा जो तूने दूसरों के साथ किया, फ़कीर ने कहा। महल की अदालत में अब न्याय का वक्त था। गुप्त वारिस ने ऐलान किया, इस जालिम को सल्तनत से बेदखल किया जाता है,
और इसे उसी काल कोठरी में डाला जाएगा जहां इसने मेरी मां को कैद किया था। बादशाह को जंजीरों में जकड़कर कालकोठरी में डाल दिया गया। अब बादशाह तख्त से गिर चुका था। एक दिन कालकोठरी में अकेले बैठकर उसने खुद से कहा, काश मैंने यह सब न किया होता। काश मैंने अपने बेटों को खुद से दूर किया होता। मगर अब पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गुप्त वारिस अब सिंहासन पर बैठ चुका था। फकीर ने उसे सलाह दी, अब तेरी हुकूमत तख्त से नहीं बल्कि इंसाफ से चलेगी। नए बादशाह ने ऐलान किया, अब सल्तनत में कोई जुल्म नहीं होगा। हर फैसला इंसाफ से होगा। महल में अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। फकीर ने अपनी बेटी को देखा और कहा, अब तू सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक है कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। बादशाह का अंजाम सबके लिए एक नसीहत बन चुका था। कहानी का संदेश। गुप्त वारिस अब बादशाह बन चुका था, लेकिन हुकूमत करना तलवार चलाने से भी कठिन काम था। फकीर ने उसे समझाया, बेटा, अब तुझे तलवार से नहीं बल्कि अक्ल और इंसाफ से सल्तनत चलानी होगी। बादशाह ने वादा किया कि वह अपने पिता की गलतियों को नहीं दोहराएगा। काल कोठरी की अंधेरी सलाखों के पीछे बैठा पूर्व बादशाह अब अपनी किस्मत पर रोता था। मैंने अपने ही हाथों अपनी तबाही लिखी। अगर मैंने अपने बेटों को मारा न होता, अगर मैंने अपनी रानियों पर जुल्म किए होते, तो आज मैं इस हाल में न होता। लेकिन अब पश्चाताप का कोई फायदा नहीं था। नए बादशाह ने अपने पहले ही दिन ऐलान किया, अब इस सल्तनत में किसी पर जुल्म नहीं होगा और हर शख्स को इंसाफ मिलेगा। पुराने जालिम वजीरों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन लोगों को न्याय मिला जो बरसों तक तकलीफें सहते रहे। अब जब सल्तनत नई राह पर चल पड़ी थी, तो फकीर ने फैसला किया कि उसे अब यहां से जाना होगा। मेरा मकसद पूरा हुआ, अब मेरा यहां कोई काम नहीं, उसने कहा। बादशाह ने उसके पैर पकड़ लिए, आप मेरे दादा हैं, आप मेरी रहनुमाई के बिना कैसे जा सकते हैं? लेकिन फकीर मुस्कुराया और जंगल की ओर चल दिया। अब जब बादशाह ने सल्तनत संभाल ली थी, तो वजीरों ने सुझाव दिया कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन बादशाह ने कहा, पहले मुझे अपने लोगों का भरोसा जीतना है, फिर मैं अपने लिए कोई हमसफर तलाश करूंगा। नई हुकूमत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ पुराने वफादार लोग अब भी गिरफ्तार बादशाह को आजाद करवाने की साजिशें रच रहे थे। नए बादशाह को इसका एहसास था, इसलिए उसने अपने गुप्तचरों को सतर्क कर दिया। एक रात महल के अंदर अचानक कुछ सैनिकों ने हमला कर दिया। बादशाह ने तलवार संभाल ली। मेरे पिता के वफादार अभी तक साजिशें रच रहे हैं, लेकिन मैं इस सल्तनत को अब फिर से जालिमों के हाथ में नहीं जाने दूंगा। लड़ाई हुई और अंत में साजिश नाकाम कर दी गई। काल कोठरी में बैठे हुए पुराने बादशाह की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। अंततः एक रात उसने आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। सल्तनत के इतिहास में यह दर्ज हो गया कि एक जालिम बादशाह का अंत आखिर कैसे हुआ। अब सल्तनत में अमन और इंसाफ की बहार थी। बादशाह ने ऐलान किया, अब यह सल्तनत किसी की जुल्मगाह नहीं होगी, बल्कि यह इंसाफ और भलाई का घर होगी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि असली हुकूमत क्या होती है। महल की सबसे ऊंची दीवार पर खड़े होकर बादशाह ने नीचे सल्तनत को देखा। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने इसे तबाह किया था और अब यह फिर से अपनी खोई हुई शान वापस पा रही थी। किसी को भी ताकत का घमंड नहीं होना चाहिए, वरना उसका अंजाम भी मेरे पिता जैसा होगा। फकीर की कही हुई बातें अब उसकी रगों में उतर चुकी थीं। सल्तनत का नया दौर शुरू हो चुका था। कहानी का अंतिम संदेश। जुल्म करने वाले को उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। ताकत हमेशा के लिए किसी के पास नहीं रहती। सच्ची हुकूमत तलवार से नहीं, बल्कि इंसाफ और भलाई से चलती है।